हेलो बच्चों। हाउ आर यू। देखो, अब हम दो चीजें पढ़ते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पहले एक बेसिक आइडिया देता हूँ। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने सेल्स के बारे में बताया था। ठीक है। अब एक सिंपल सी बात लेते हैं कि अगर तो मान लो दो सेल है, ये इसकी ईएमएफ E1, रेजिस्टेंस R1, और दूसरा सेल ये रहा E2 और ये R2। इस सिचुएशन में डेफिनेट सी बात है कि सीरीज में दिख रहे हैं, और जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, मतलब ई नेट, डेफिनेटली दोनों का सम होगा E1 प्लस E2। देखो सम क्यों होगा, देखो इसको कैसे डिसाइड करते हैं। नेचुरली भी जब हम बैटरीज लगाते हैं तो कैसे जोड़ते हो, कई बार लगाया होगा तुमने कि प्लस को माइनस से, प्लस को माइनस से मान लो रेगुलरली सेल जोड़ रहे हो एक के बाद एक। तो जब प्लस माइनस में होगा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्यों? क्योंकि ये मान लें कि प्लस से करंट निकलता, हम ये मान के चलते हैं ये करंट इधर भेजेगा और ये भी इधर भेजेगा, तो दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में, इसलिए सपोर्टिव। तो इस सिचुएशन में ई नेट जो आएगा वो E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो, तो भाई दोनों रेजिस्टेंस आराम से सीरीज में लगे, तो ये ई नेट हो गया और ये आर इक्विवेलेंट। अब इसी मान लो सक्सेशन में अगर हम उस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दें, एन कर दे, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन एंड EN हो जाए। क्वाइट सिंपल, उतना ही सीधा है। हाँ, अब ये अगर बात हो कि हम ऐसे लगा दें, सपोज E1 ये है, ये R1 है, और अब ऐसे लगा दिया है, और फॉर अ मोमेंट हमने मान लिया कि E1 का मैग्नीट्यूड E2 से ज्यादा है, तो भाई ऐसा है कि ये करंट इधर भेजेगा और ये करंट इधर भेजेगा। तो अब ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो मान लें 10 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट। ऐसे में जो नेट ईएमएफ हमें मिलने वाली है इस सिस्टम से, वो प्लस ना हो करके बस माइनस हो जाएगी, क्योंकि अपोज कर रहे हैं। E1 माइनस E2 हो गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात की, रेजिस्टेंस तो एक पैसिव डिवाइस, पैसिव चीज है, उसको तो कोई लेना देना ही नहीं, उसमें तो एक ही काम करना है, करंट जाए उसमें, तो एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा। इसका करंट सपोज जो भेज रहा है वो ज्यादा होगा, इसका कम होगा, डोमिनेट ये करेगा, ओवरऑल करंट ऐसे जाएगा। आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो R1 प्लस R2। अच्छा, इसके इस कॉन्फ़िगरेशन में और इस कॉन्फ़िगरेशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ तक तो आई थिंक ये बात सबको स्ट्राइक इजीली कर सकती है। रेजिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम होंगे, ईएमएफ यहाँ पर ऐड हो जाएगी और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब एक इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन लेते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। सिचुएशन ये है कि दो सेल्स ले लेते हैं, भाई 10 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये 10 वोल्ट और इसकी ईएमएफ शेयर और नॉट, 10 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, और ये इसका रेजिस्टेंस। अब ये एक सेल है, एक से ज्यादा सेल मिलते हैं तो फिजिक्स में उसको बैटरी, हालांकि हम दोनों टर्म सेम यूज करते हैं। ये दूसरा सेल है, ये इसका टर्मिनल प्लस माइनस, ये इसका टर्मिनल प्लस माइनस। ठीक है, बाहर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। सपोज करो कि ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और बाहर जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं हम 3। सपोज करो कि मैं ले लेता हूँ 5 ओम। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस सिचुएशन में जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी, जो कि टर्मिनल्स वोल्टेज, मैंने पिछली क्लास में बताया था, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर।
इस पे जो टर्मिनल वोल्टेज आएगी वो मान ले V2। तो हमें अगर V1 V2 निकालना है तो हमें E1 E2 तो पता है, ये E1 है, ये E2 है, R1 है, R2 है, ये पता है। बस करंट निकालना है। तो करंट के लिए बहुत सिंपल सी चीज क्या करनी है, ई नेट अपॉन आर नेट प्लस कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल आर। तो यहां से जो करंट आएगा वो आएगा ई नेट माने 10 + 6 अपॉन ये 1 + 2 3, 3 और 5 8, ये आ गया 8, ये हुआ 16/8 माने दिस इज 2 एम्पियर करंट। ठीक है, चल अब V1 निकालते हैं। V1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, यानी टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट इज 10 - 2 × 1, ये आ गया 8। एंड V2 जो होगा, V2 इज व्हाट, E2 माइनस IR2। E2 कितना है, 6 - 2 × 2, 22 4, 6 - 4 2 वोल्ट है। तो इनके टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज ही आएगी। अच्छा, अब इस सिचुएशन में दोनों सेल्स में से एक बात है, करंट बाहर निकल रहा है प्लस से। तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ी देर बाद ऑफकोर्स जैसे केमिकल सेल्स होते हैं तो धीरे 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 इन सेल्स की कैपेसिटी कम होगी या चार्जिंग कम होगी। तो एक्चुअली राइट नाउ दे आर गेटिंग डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये दोनों सेल्स अभी डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन में मैं एक काम करता हूँ, व्हाट आई डू, मैं एक चेंज कर देता हूँ। जो कि मैंने अभी बताया था कि ये 10 वोल्ट है, ये 1 ओम है। अब मैं 6 वोल्ट वाले को उल्टा लगा दे रहा हूं। ये बाकी सारी वैल्यूज सेम है, 5 ओम, 1 ओम, 2। अब इस सिचुएशन में जो पहली बात तो करंट आएगा, करंट होगा डेफिनेटली 10 - 6, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में है 1 + 2 + 5, ये हुआ 4/8। तो करंट आ गया 1/2 एम्पियर, पहली बात। उसके बाद एक चीज समझो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, हमने जो V निकाला था वो कैसे था, देखो ये सेल है, ये इसका E है, ये R है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। सपोज कर मैं A और B पॉइंट्स पर पोटेंशियल लेता हूं, ये कोई पॉइंट बीच में लेते हैं C पॉइंट। तो VA माइनस VB, आई कैन राइट VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB। आई होप यू आर गेटिंग। VA माइनस VB को टर्मिनल वोल्टेज बोला जाएगा VA। देखो ये पॉइंट नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, मैंने बताया था क्लास में भी कि पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब होता है लेसर पोटेंशियल। तो ए में से अगर सी को घटा रहा हूं तो ये माइनस आना चाहिए, माइनस का ई। अच्छा, अब सी से बी की अगर मैं बात करूं तो करंट जो फ्लो होता है वो सी से बी जा रहा है, सी से बी जा रहा है, करंट फ्लो होता है हायर वोल्टेज से लेसर वोल्टेज। तो सी पर बी से वोल्टेज हायर होना चाहिए, कितना हायर होगा, डेफिनेटली आई इंटू आर, क्योंकि आई आर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, प्लस आई आर। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, V इज इक्वल टू VA माइनस VB जो है, दैट इज माइनस E माइनस V इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ V इज इक्वल टू E माइनस I। मैंने निकाला A माइनस B। अब टर्मिनल वोल्टेज जो होती है वो हायर से लेसर, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव मानते हैं, मतलब कि जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज है वो VB माइनस VA है। मतलब जो हमने निकाला उसका माइनस कर, मतलब ये जो माइनस ऑफ V है
इसकी जगह मैंने माइनस माइनस ऑफ वी, तो दिस इज कॉल्ड वी टर्मिनल वोल्टेज विच इज बिकम्स ई माइनस आई आर। तो अगर तो सेल में से करंट बाहर जा रहा तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज जो आती है वो ई माइनस आई आर आती है, ईएमएफ से कम आती है। अब इसी सिचुएशन को अगर मैं चेंज कर दूं, करंट सपोज ऐसे जा रहा है, करंट इसके अंदर जा रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो जब डिस्चार्ज हो रही होती है, मोबाइल की बैटरी ले लो सिंपल जो समझ सकते हो, उसमें से तुम करंट ले रहे हो, और जब तुम चार्जिंग कर रहे हो तो उसको करंट दे रहे हो। उस सिचुएशन में एक सोचने वाली बात है कि उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो उसके ईएमएफ से ज्यादा होगा, तभी करंट अंदर एंटर करेगा। मतलब बी पर ए से ज्यादा वोल्टेज होगा। और बी पर ए से कितना ज्यादा वोल्ट होना चाहिए, इसको ऐसे समझते हैं कि बी पर ए से एटलीस्ट ई तो ज्यादा होगा, कम से कम ई तो होना चाहिए। लेकिन इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा आई आर, उसका भी ओवरकम करना है। तो एक्सटर्नल वोल्टेज उस सिचुएशन में अगर मैंने ये बोला कि सपोज ये सेकंड सिचुएशन जो है कि सेल को मैं कर रहा हूं चार्ज, या मैं बोलूं कि करंट ऐसे भेज रहा हूं, ऐसी सिचुएशन में जब सिचुएशन आएगी तो उसका आंसर होगा V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। यानी कि बी से ए का जो पोटेंशियल है वो ईएमएफ से ज्यादा है। अब इस बात को हम यहाँ पे समझते हैं। हमने लिया यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 6। तो इसके अक्रॉस पहले वाला जो है सेल, ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज आएगा ये वाला V1। V1 के लिए लिखूंगा मैं 10 - I × 1। और V2 के लिए देखो, V2 के अंदर करंट एंटर जा रहा है तो इसको मैं लिखूंगा 6 + I × 2। अब बस सर्किट में करंट निकालना है, करंट आएगा 1/2 एम्पीयर। तो भाई सॉल्व करते हैं। V1 इक्वल्स टू 10 - 1/2 माने के 9.5। और V2 आएगा 6 + 1/2 × 2, ये आ जाएगा 7। सिंपल सा फॉर्मूला था, पिछली क्लास में मैंने क्लियर किया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि अगर तो टर्मिनल वोल्टेज और ई का रिलेशन। अब फर्क ये समझना है कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल से करंट बाहर निकल, तो V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर है। और अगर करंट सेल के अंदर एंटर कर रहा है तो V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर होने वाला है। इस सिचुएशन में डेफिनेट सी बात है, बाहर की वोल्टेज अंदर की वोल्टेज से ज्यादा होगी तभी वो करंट अंदर भेज। तो इन दैट सिचुएशन जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो ई प्लस आई आर। तो बहुत एक सीधा सा सिंपल सा इलस्ट्रेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें अगर तुम एन सेल्स लगा दो, सपोज करते हैं, मैं सिंपल से, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, बुक में काफी कुछ लिखा हुआ है। सपोज 10 सेल लगा है, ठीक है, और 10 सेल सभी 10-10 वोल्ट के हैं। अब 10 में से 10 एक ही साथ में एक तरीके से प्लस माइनस लगा दें तो सबकी वोल्टेज ऐड हो जानी है, 10 + 10 + 10 10 100 हो जाए। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है कि 10 लाइन से लगे हुए हैं। सर इमेजिन करना, 10 सेल्स लाइन से लगे हैं, हर एक की वोल्टेज 10 है, तो टोटल वोल्टेज 100 वोल्ट हो जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि एक सेल को उल्टा लगा दें तो टोटल वोल्टेज कितनी आएगी। तो आंसर सूझता है कि एक ही तो उल्टा लगाया तो भाई 9 हो जाएगा। नहीं, लेकिन उसमें 9 नहीं होते। अगर 10 सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक को तुमने हटाया, हटाते के साथ ही 9 वोल्ट तो हो गई सर्किट की। अब तुमने उल्टा और लगा दिया, तो उल्टा लगाएगा तो वो एक सेल की बैटरी को खा जाएगा, एक सेल की ईएमएफ। तो 2 सेल खत्म। अगर तो तुमने उसको निकाला होता तो 9 वोल्ट होता, लेकिन निकाल के तुमने उल्टा लगा तो अब ये दोनों आपस में खत्म हो गए। तो टोटल ईएमएफ कितनी चलेगी, 10 + 10 20, बची कितनी, 8 सेल्स, 8 × 10 80। सेम वे अगर 2 सेल निकाल के, खाली निकाले,
तो भी 8 होगी। लेकिन निकाल के दोनों उल्टे लगा दिए तो 2 को और खा जाएंगे, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक सीधा सा फॉर्मूला मॉड्यूल में लिखा हुआ है, मैं इसको सिंपल से बताता हूँ कि अगर मान लो हमारे पास, और हाँ दोनों किसी भी सिचुएशन में जो रेजिस्टेंसेस है उनका कोई लेना देना नहीं, वो तो हमेशा ऐड ही होंगे, चाहे तुम निकालो डालो कुछ भी करो। अब इस सिचुएशन में अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि एन सेल्स है, आराम से फॉर्मूला मिल जाएगा, बस समझने वाली बात है। एन सेल्स हैं ऐसे सीरीज में लगे हुए, ऐसे चलते हुए एन सेल्स। तो अभी इसकी ईएमएफ हो गई एन इंटू ई। अब इसमें से कुछ एम सेल्स, मतलब एम नंबर ऑफ सेल्स अगर मैंने निकाले और उल्टे लगा दिए, तो वो 2m सेल टोटल, वो एम सेल को खा जाएंगे। तो बचेगी कितनी टोटल, n-2m EMF। वही एग्जांपल है, n मान लो मैंने 10 लिया था और ईएमएफ भी 10 लिया था। अब सपोज करो मैंने M2 ले लिया, मतलब 2 सेल निकाले और उनको उल्टा लगा दिया, तो 2 और 2 4 को खा जाएंगे, तो 10-4 बचे। बस इतनी सी बात है इसमें, और कुछ विशेष बात में, रेजिस्टेंसेस आज भी वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दो सेल्स को लेकर के भी समझेंगे तो वो बुक में काफी बड़ा दिया होता तो हम उससे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कई बार। मैं क्वेश्चन से बताऊंगा। एक और चीज है कि सीरीज और पैरेलल इकट्ठे अगर हो तो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सिंपल सी सीधी सी बात है। बुक में थोड़ा बड़ा लिखा रहता तो हमें लगता होता कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इतनी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अब इस पर अगर मैं पैरेलल की बात, तो पैरेलल ये तो डेरिवेशन है, और उस डेरिवेशन की डिटेल्स में भी ना जाए तो आराम से हमारा काम चल सकता है। स्टिल इफ नीडेड तो मैं क्लास में बता दूंगा। दो सेल्स हैं, ऐसे मैं दो पे ही चल रहा हूँ, E1 R1 और ये है E2 और ये R2। अब ऐसे में अगर मैं इसको 1 मिनट मान लूं तो इस सिचुएशन में ये ए और ए बी, ऐसे में ये एक सेल बन गई। हमें तो पता है अंदर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमें तो बाहर जो भी रेजिस्टेंस, जो भी करंट लेना है वो बाहर लेना है ऐसे। अब इसकी डेरिवेशन भी है, मैंने कहा जैसे किसी क्वेश्चन में आएगा या मैं क्लास में बता। अब इस सिचुएशन में इसकी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आती है उसको सीधा सा फॉर्मूला है, याद रहेगी, पैरेलल है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गई। और रेजिस्टेंसेस दोनों पैरेलल में है, तो ऐसे में जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में बैटरी इक्विवेलेंट ई लगा देंगे, इक्विवेलेंट, और ये हो गया आर इक्विवेलेंट, और बाहर लगा दिया कैपिटल आर। बस अब इसके बाद सिंपल सा इसका जो एक सेल की वैल्यू है वो करेंगे। अच्छा, अब इसमें यहां से करंट अगर I1 लेते हैं, यहाँ से I2 लेते हैं, लेटर ऑन अगर सॉल्व करें तो ये आई आएगा। केवीएल केसीएल के बाद में इसमें एक बार डिटेल्स में समझा दूंगा। अब इसमें एक और बात हो सकती है, इसमें सीरीज पैरेलल सीरीज में दिया था कि हम पोलैरिटी उल्टी कर दें, तो बस तब इतना सा फर्क होगा कि यहाँ बीच में जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। क्या है वो देखो कि ये एक सेल है और दूसरा ऐसे लगाते हैं, R1 R2, ये E1 ये E2। अब जो ए और बी के बीच में आएगा ईएमएफ, उसमें क्या होगा, देखो ये करंट इधर भेजेगा और ये करंट इधर भेजेगा। अब फर्क हो जाएगा, पहले दोनों करंट इस तरफ भेज रहे थे तो यहाँ ऐड हो रहा था, तो इस वक्त इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2।
और आर इक्विवेलेंट पे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो R1 प्लस R2 रहने वाला है। अब ऐसे में इसको सॉल्व करना है, तो एक्सटर्नल सर्किट अगर मैंने कैपिटल आर लगा रखा है, तो उस सिचुएशन में जो ईएमएफ आएगी वो ईएमएफ ये वाली होगी, और सर्किट का रेजिस्टेंस टोटल वो तो पहले वाला ही है, इसका और इसका सम हो। ऐसे में टोटल करंट निकालना हो तो आराम से यहाँ से निकाला जा सकता है। ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि मैक्सिमम सिचुएशन दो सेल्स पे हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत सारे सवालों को भी। अभी मैं बहुत बेसिक लेवल के और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जनरल क्वेश्चंस फिर मैं पीवाई के पे आऊँ। यहाँ तक क्लियर बात? अच्छा, केवीएल केसीएल की जो बात है तो उसमें बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मैं इसको बिल्कुल सिंपल सीधी भाषा में समझाता हूँ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। ऐसा रहता है कि आ, यहाँ एक वायर है, इधर से एक वायर निकल रहा है यहाँ से। अब यहाँ करंट I1, इधर करंट I2, इधर करंट I3। बहुत सीधी सी बात है कि जैसे पानी बहता है, आराम से समझे। ये पाइपलाइन है, ये दो पाइपलाइन है। यहाँ से कोई अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है, सपोज करो कि 10 लीटर पर सेकेंड, और यहाँ जा रहा है 3 लीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेटली यहाँ कितना जाएगा, 7 लीटर पर सेकेंड। यहाँ रुकेगा तो नहीं, स्टोर नहीं होगा। सेम बात चार्ज के साथ है, यहाँ पे चार्ज स्टोर नहीं होगा। जितना करंट आ रहा है I1 उतना दूसरी तरफ से चला जाएगा, I2 प्लस I3। ये तीन के केस में तो हम आराम से समझ सकते हैं। मान लेते चार है तो स्टेटमेंट थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है कि ये इस तरह से सिचुएशन है। मान लो यहाँ से I1 ऐसे आता है, यहाँ से I2 ऐसे आता है, इधर I3 जाता है और इधर I4 जाता है। तो जो एक परफेक्ट स्टेटमेंट है किरचॉफ करंट लॉ का कि किसी जंक्शन पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, किसी जंक्शन पॉइंट पर टोटल इनकमिंग करंट जो है वो टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, I3 प्लस I4। बात यहाँ पे भी वही है, इनकमिंग है I1 और आउटगोइंग है I2 प्लस I3। ये किरचॉफ करंट लॉ बहुत सिंपल से सीधी सी बात है। जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं वो जंक्शन पॉइंट है, वहां कोई चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। चार्ज स्टोर नहीं हो सकता तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो कि करंट है, जैसे यहाँ पे पानी से कंपेयर किया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर लीटर पर सेकेंड, तो करंट जो होगा वो होगा चार्ज यानी कूलाम पर सेकेंड। तो जितना चार्ज यहाँ से मान लो Q1 पर सेकेंड आ रहा है, इधर से Q2 पर सेकेंड, Q3 पर सेकेंड जा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि चार्ज जितना आ रहा है उतना जाना चाहिए। तो किरचॉफ करंट लॉ बेसिकली बोला जाता है चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंस का क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है कि चार्ज कंजर्वेशन पर है कि एनर्जी पर, तो चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है किरचॉफ करंट। ओके, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको बताऊंगा। मेरा हिसाब सीधा सा ये है कि अगर तो किसी सर्किट में मान ले दो बैटरीज है, तो ये तो खैर सीधा सा सवाल है, इसमें कोई खास बात नहीं। R1 R2, ये R, ये E1 और ये E2। तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि टोटल वोल्टेज जो अप्लाइड है दैट इज इक्वल टू I का, इसमें तो एक ही करंट रहेगा इस पूरे लूप में, that is equals to all IR1, मतलब summation of all voltages is equal to summation of all IRs। ये मेरा स्टेटमेंट सिंपल सा है। तो लेता हूँ उस तरीके से E1 प्लस E2 टोटल सम IR1 प्लस IR2 प्लस I इंटू R, इस तरह से चले गए। अब अगर इसमें मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना दूं,
सपोज करो कि ये ऐसे, ये है कुछ E1, ये R1, ये R2, ये E2। उसके बाद मैं काम इसमें रखता हूँ कि ये R3, ये R4, ऐसे लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास, मैं इसमें सबसे पहले एक काम करता हूँ कि यहाँ से करंट मान लेता हूँ कि I1 निकलता है। तुम कहीं से भी मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं। यहाँ से I1 निकलता है, यहाँ से I2 जाता है, और इधर से I3 जाता है। अब मेरे पास तीन अननोन है, तो एक तो क्लियर है, इक्वेशन I1 बराबर I2 प्लस I3। अब मुझे दो इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन बनाने के लिए देखो, पहले तो इस पर आओ, जो मैंने ये बात की थी, ये क्लोज सर्किट है पूरा। ऐसे ही यहाँ पर एक क्लोज सर्किट पकड़ते हैं, इसको लूप बोलेंगे, कोई सा भी एक्सेप्शन। जैसे मैं इसको बोलता हूँ ए, बी, सी, डी। इसका भी नाम रख देते हैं ई, और ये एफ। तो मैं पहले क्लोज सर्किट पकड़ता हूँ, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। इस सर्किट में मेरी अप्लाइड वोल्टेज कितनी है? E1 ये रही, E2 ये रही, लेकिन ये अपोज कर रही है। तो समेशन ऑफ वोल्टेज हुआ E1 माइनस E2 एंड समेशन ऑफ IR। अब ये ध्यान रखना कि जब मैं करंट की डायरेक्शन में चलूंगा तो IR को प्लस लिखूंगा, करंट के डायरेक्शन के उल्टा चलूंगा तो माइनस IR लिखूंगा। लेकिन यहाँ तो कैसे सेम ही चल रहे हैं। I1 जो है मैं साथ ही जा रहा हूँ उसके, जब मैं मूव कर रहा हूँ करंट तो अपनी जगह मूव करता रहेगा, जब मैं मूव कर रहा हूँ लूप में ए से बी की तरफ तो करंट की डायरेक्शन चल रही है। तो I1 R1, ये भी मैं चल रहा हूँ बी से सी की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, प्लस I2 R। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन, तीन अननोन, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, एक तीसरी और है, वो यहां से बनेगी। अब देखो इसमें लूप मेरा कहलाएगा बी, ये था ई, बी ई एफ सी पी, ये पूरे लूप का नाम है। अब इस सर्किट में बैटरी कौन सी, मैं यूं चलूंगा ऐसे ऐसे, तो इसके सपोर्ट में चल रहा हूं, तो बैटरी कौन सी, खाली एक है, E2। E2 से जब मैं चलूंगा यहां से, देखो इधर से चल, पहले बी से चलते चलो, बी से चल रहे हैं, I3 के डायरेक्शन में जा रहे हैं, I3 R4, I3 सॉरी I3 R3, I3 R4। तो करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं मैं तो व्हाट आई विल राइट पॉजिटिव I3 R3 प्लस I3 R4। अब मैं जब पूरे लूप से घूम के FCC से वापस आ रहा हूं तो मैं उल्टा चल रहा हूँ करंट की डायरेक्शन के। करंट यूं है नीचे और मैं जा रहा हूँ अपोजिट। तो अब मेरा साइन यहाँ पे बदल जाएगा, -I2 R। अब ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, और थर्ड इक्वेशन के बाद मेरे पास ये तीन इक्वेशंस और तीन अननोन्स हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व कर दूं, ये सीधा सिंपल सा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, और सीधा सिंपल तरीका सेल्स को सीरीज और पैरेलल में कन्वर्ट करके, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी कह सकते हो तुम इसको। मैं बहुत थ्योरी पे नहीं जा रहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बता रहा हूँ। देखो मैंने जैसे कहा है कि इलेक्ट्रिकल जो पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, वो मोर मैथ्स मतलब कैलकुलेटिव है और लेस थ्योरी है। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल ऑफ थ्योरी जैसे बुक्स में लिखी है तो उसमें घुसेंगे तो कई बार थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं सीधा सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।